जो वो एक एक्टर है डुगडुगी वाला जो साबका वजीर आजम था कि जी मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे देख के हंसते हैं कि मैं भीख मांगने आया हूँ। भाई तुम्हारी शक्ल ही भीख मांगने वाली है। तुम तो जाते हो ये कि इसकी जेब से क्या निकालूंगा। हाई कोर्ट से इफ्तिखार चौधरी की तारीख के लिए तो तहरीक के लिए तो सबसे आगे मैं था, सरदार साहब थे। जब वो हमें रोक रहे थे तो मैंने उनसे पुलिस वालों से कहा कि तुमने 47 में भी हमें रोका था, तुम नहीं रोक सके थे। उसने कहा ये 47 नहीं है। मैंने कहा तुम्हारा जबर वही है, तुम्हारा जुल्म वही है, आज भी तुम उन्हीं आकाओं के पाबंद हो। और हम लड़े थे, हमने लाठियां खाई थी, हम पाबंद सलासल हुए थे, हमारे वकील कराची में जलाए गए थे, आज तक इंसाफ नहीं मिला। हमारे वकील साहिवाल में जलाए गए थे, आज तक इंसाफ नहीं मिला। हमारे बख्तरबंद गाड़ियां हाई कोर्टों के अंदर घुसी थी, आज तक इंसाफ नहीं मिला। हमारे वकीलों को शहीद किया गया कोयटा में। वो हर बार के एक ऐसा सानिया था कि पाकिस्तान की हर बार अशकबार होती है उस दिन। तो ये हम फिर भी हौसला बुलंद करके चल रहे हैं। खुरम खोसा कोई चीज नहीं है, ये काला कोट है, ये अल्लाह ताला की सिफात में से एक सिफत है अल वकील। तो आओ हम देखते हैं कि तुम अल वकील हमारी अल्लाह ताला की अता की हुई सिफत और ताकत को, हमारे कलम को, हमारे जज्बे को, हमारे हौसले को, हमारे दलाइल को और हमारा पाकिस्तान का केस प्लीड करने को कैसे रोकते हो। यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर हम खड़े हैं। ये अल्लाह इसको आबाद रखे, इसको शादाब रखे। लेकिन जितने स्याह अदवार इस शहर ने देखे हैं, जितनी बदकिस्मती इस शहर में रही है और ये ट्विन सिटी में रही है, वो हमने दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं देखी। इतने तजुर्बे हमारी आवाम के साथ दुनिया में कहीं नहीं देखे। आप जरा, आपका सोशल मीडिया है, आप जरा निकालें ये IPPs किसके हैं, ये पैसे किसको जा रहे हैं। ओरिजिनली बिजली 19 रुपए की क्यों आ रही है और आगे इतनी महंगी क्यों दी जा रही है। आप निकालें ना इसके ऊपर जरा, आप बताएं आवाम को, उनको इनलाइटन करें कि ये मिडिल मैन कौन है जो खा रहा है, ये दरमियान में कौन है। जब पेट्रोल उधर से निकलता है तो वो क्या रेट है उसका, और जब ये आगे जाता है तो वो किस रेट पे लेता है और फिर आपको किस रेट पे दिया जा रहा है। ये जबर क्यों हमारे ऊपर। ये ऐसे ही है कि जब अभी इसहाक डार से पूछा गया कि जी वो आप इस एयरपोर्ट जो है आपने दे दिया किसी को, वो कहता है जी आउटसोर्स कर रहे हैं, लीज पर दे दिया, लीज पर दे दिया। आउटसोर्स का लफ्ज आउटसोर्स था। तो ऐसे ही था कि बहादुर शाह जफर साहब जो थे, उनको अंग्रेज महाजर ने आके कहा कि जनाब आप ऐसे करें कि आप हमसे कर्ज ले लें तो आपका मामला ठीक हो जाएगा। वो कर्ज देते रहे, कर्ज के बदले उन्होंने एक रियासत दे दी, दूसरी दे दी, तीसरी दे दी, चौथी दे दी। जब रियासतें जाना शुरू हो गई फिर उन्होंने हमें यहाँ चाय पे भी लगाया, आके पहले मुफ्त पिलाई, उसके बाद उन्होंने जैसे अब मिनरल वाटर पे लगा दिया, जो मिनरल वाटर नहीं है बॉटल्ड वाटर है। हमारा ही पानी हमें बोतल में बंद करके बेचा जा रहा है। मल्टीनेशनल लूट रहे हैं और हम बड़े शौक से और हम बड़ा फख्र से कहते हैं कि हम मिनरल वाटर, पढ़ को तो देखो उसके ऊपर बॉटल्ड वाटर है, आप ही का पानी। और जो ये नेस्ले है वो आपका शेखुपुरा से पानी निकाल रहा है। हम अपने नलके का पानी नहीं पीते, वो हमारे नलके का ही हमें महंगा बेच रहे हैं। इसी तरह आपकी बिजली आपको जो सस्ती देनी थी, अब ये गवर्नमेंट देखिए तमाशा, कहते हैं जी सोलर पे हम कोई ऐसा सिस्टम करें कि लोग डिस्करेज हो जाए, सोलर ना लगाएं। वो खुदा के बंदो, मुआहदे तुम करो, हैंड पिक्ड लोग 300-400 लोग मुआहदे करें, 300-400 लोग इस मुल्क को लूटें और खून हमारा निचोड़ा जाए। किस लिए भाई? हम क्या यहाँ पर इसलिए आए थे आज़ादी लेकर? क्या हम पाकिस्तान में इसलिए ऑप्ट करके हम तो आए थे कि यहाँ पर हम खुशहाल रहेंगे, यहाँ मुसलमानों को रोजगार मिलेगा, यहाँ माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी मिलेगी, यहाँ पर जो है जीने का हक होगा, यहाँ पर एक आइन होगा, एक दस्तूर होगा, कानून होगा, यहाँ पे अदालतें होंगी, यहाँ पर हक और सच की बात कही जाएगी। तो हमें हक और सच की बात नारे लगाने में भी खोखले मिले, वो भी झूठे मिले। एक मर्दे हुर खड़ा हुआ जुल्फकार अली भुट्टो, वो डट गया, उसने कहा नहीं, और उसको आपने सूली पे चढ़ा दिया। अब भी पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई बंदा डट गया है, मेरा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, मैं बरमला कहता हूँ, लेकिन अगर कोई बंदा डटा है तो वो इमरान खान है, जिसने कहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। उसने साबित कर दिया है कि जुल्फकार अली भुट्टो ने जो किया था वो सही किया था। और जुल्फकार अली भुट्टो ये कह के गए थे कि आई वुड नॉट लाइक टू डाई इन हिस्ट्री एंड ही इज स्टिल लिविंग इन हिस्ट्री। तो इसी तरह अब एक और हमें जरूरत है कि ये जैसे खड़े हो गए हैं और जैसे आज वकला खड़े हो गए हैं, तो इंशाअल्लाह अब ये वो माजी वाली रिवायत दोहरा नहीं सकेंगे। सर, क्या कौम एक और साबिक वजीर आजम को कब्र में उतरते हुए देखेगी? देखें, इनकी तो पूरी कोशिश है
ये जो मलून कहूंगा मैं इनको, ये जो लफ्ज खुद इस्तेमाल मलून, ये जो है ये तो इनकी पूरी कोशिश है, लेकिन वो बचाने वाला जो है वो मारने वाले से, वो मोहम्मद अली क्ले को किसी ने पूछा एक इंटरव्यू में, बीबीसी पे हो रहा था कि यार आप इतने फेमस हैं, आप इतना आपके पास पैसा है, तो आपके कितने बॉडीगार्ड है? उसने कहा मेरा एक ही बॉडीगार्ड है। उसने कहा वो किधर नजर तो नहीं आता? उसने कहा वो अल्लाह है। तो अल्लाह जिसको बचाए। आपके सामने ये चंद माह पहले एक जहाज गिरा था कराची में गालिबन, उसमें एक शख्स बचा था जो सीट पे बैठा था। उसने कहा मैं सो गया था, जहाज गिर गया, बाकी सारे पैसेंजर मर गए, वही जिंदा रहा और सलामत रहा। तो बचाने वाली जात इन ये जो फिरौन चाहते हैं ना कि इस मुल्क के अंदर लाकानूनियत हो और इस मुल्क के अवाम जो है रियाया बन के रहे, उनके ये जो है ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकते। खोसा साहब ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान को जेल में कत्ल किया जा सकता है। जी वो तो आप वो एक तारड़ तो वो था जिसने ब्रीफकेस लेके गया था और उसका एक जना हुआ जो है वो दूसरा, उसने ये इंकशाफ किया इसीलिए कि भाई इस्लाम खतरे में आ जाएगा। वो इमरान खान ने फलां वकील कर लिया जो रुश्दी का वकील था। और पहले तो बंदा पूछे तुम पैसे लेके गए थे इमरान खान की तरफ से या तुम वकालतनामा जेल में लेके गए थे? अगर किसी को इमरान खान ने अब वकील करना है तो उसको जेल से वकालतनामा टेस्ट कराना पड़ेगा। इस बदबख्त आदमी को यह भी नहीं पता, फिर अपने आप को वकील कहता है। ओ शर्म कर भाई, तुझे कोई पावर ऑफ अटर्नी दिखा दे, कोई जेल की स्टैंप दिखा दे। तो वो यही तसलसल था कि वो ये करें कि इसके गार्ब के अंदर जैसे पहले माजी में इस्लाम को खतरे में लाके लोगों को उकसा के ये मुजरिम हैं, ये लोगों को ये उनके सेंटिमेंट से जो हमारे इनोसेंट लोग हैं जो मजहब के साथ अकीदत रखते हैं, ये उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। सर ये बताएं कि मरियम ये कहती है कि उस वक्त तक जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो सकता जब तक प्रोजेक्ट इमरान खान वापस ना चला जाए। आप क्या कहते हैं इस पर? देखें, वो तो मैं उस खातून के बारे में, ना वो सियासतदान है, ना उसका सियासत से कोई ताल्लुक है और ना उसके बारे में बात करना मुनासिब है। उसको अपना जहनी तौर पे कहीं जाके कुछ करवाना चाहिए। बाकी तो फिजिकल तो सब ठीक है, लेकिन जब आप सियासत की नब्ज को अगर आप कत्ल से, अगर आप तलवार से, कलम की बजाय अगर आप मारने की कोशिश करेंगे तो ये तजर्बा माजी में भी हुआ, ये फेल हो गया और ये आगे भी फेल होगा। सर खान साहब की गिरफ्तारी की आप असल वजह क्या देखते हैं? क्या हालात को कंट्रोल करने की टैक्टिक्स है? क्या असल वजूहात क्या हैं, अहम राज क्या हैं? देखें, जहाँ तक इसमें उनकी अपनी भी गलती है। अगर हुकूमतें रिजॉल्व न करते खुद तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। उनको जो इल एडवाइस किया गया वो इल एडवाइस आज उनके भी आड़े आ रही है, पाकिस्तान के भी आड़े आ रही है, उनके वर्कर्स के भी आड़े आ रही है। आप चलने देते एक निज़ाम को, आप उसको स्मूथ जाने देते, उसका आज आपका शेयर होता जो आपकी ये गवर्नमेंट्स बनी थी केयर टेकर्स, आज आप बैठ के उसके अंदर कोई ना कोई रेशो पर बाहर। तो एक चीज़ हो गई सो हो गई। ये तमाम जो हो रहा है पाकिस्तान में, ये एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी क्रिएट करने के लिए हो रहा है। एक ऐसे शख्स को लाने की कोशिश की जा रही है जो इनकी गोद में खेले। मैं तो ये पूछता हूं कि भाई आप 3 साल के लिए आते हो, वो उस तरफ दूसरे शहर में बैठते हो एक मखसूस जगह पर, उसके बाद आप पाकिस्तान से बाहर क्यों चले जाते हो? आप वहां जाके कोई डेपुटेशन पे कोई और नौकरी क्यों लेते हो? क्यों नहीं इस मुल्क में रहते? हमारे मुल्क के सियासतदान अपनी आंख का इलाज करने के लिए बाहर चले जाते हैं, उनको यहाँ पे उनके प्लेटलेट्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं। भाई क्यों? अगर आप इस मुल्क को तरक्की देते, इस मुल्क को मजबूत करते, इस मुल्क को एक प्याला बना दिया है जिसमें छेद कर दिए, इन सबके घरों पे छापे मारे जाएं, आपको जो पाकिस्तान का कर्ज है उससे ज्यादा डॉलर मिल जाएंगे और अगले 5 साल के लिए स्टेबल हो जाएगा। जो कैश इन हैंड इन लोगों ने रखा हुआ है, इनके घरों से जाके निकालना चाहिए और इनके घरों जो लॉन्चों पे बाहर जाता है या जो ये करते हैं ये निकाल लें। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान अगले 10 साल के लिए जो है उसको IMF के पास जाने की जरूरत नहीं है। कमेंट कर दिया कि जो PTI के खिलाफ किसी खवातीन अंदर हैं और जिस तरह उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है, नई नई दफात शामिल की जा रही है, अदालती निज़ाम क्या बैठ गया है या अभी कोई तवक्को? अदालती निज़ाम नहीं है जी, अदालती निज़ाम इस मुल्क में नहीं है। मैं वकील हूँ, मेरी 4वीं 5वीं नस्ल है, मैं कहता हूँ, बरमला कहता हूँ, ये इसमें मुल्क में अदालती निज़ाम खत्म हो चुका है। इस मुल्क का अदालती निज़ाम रोटन हो चुका है। अगर मैंने अभी आपको बताया कि वो जज जो वहां बैठा था उसको शर्म भी नहीं आई कि मैंने एक ऑर्डर पास किया, मैं उसको मैंने कहा जनाब दिस ऑर्डर परटेन्स टू द मैजेस्टी ऑफ दिस कोर्ट, मैजेस्टी ऑफ दिस कोर्ट। लेकिन उसको शायद अंग्रेजी नहीं आती थी तो वो मैजेस्टी का मतलब नहीं समझा कि तुम खुदा का अता किया हुआ तुम्हारे ऊपर जो एक मनसब है और फर्ज है
उसको निभाने के लिए तुम यहाँ बैठे हो। यहाँ के जो वासी हैं इस मुल्क के, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो, वो आपकी कस्टडी में है। कहा मैंने कि जी आपका नुमाइंदा आपकी हिफाजत में उसको लेके उसके घर जा रहा था परवेज इलाही को, लेकिन शायद ये भी उनको समझ नहीं आई। फिर मैंने कहा मैंने कहा अगर मुझे कोई अगवा करे और वो अगवा करके तीसरे मोहल्ले ले जाके किसी चौथे बंदे को दे दे, तो आपका ये कानूनी है, ये दरमियान वाला गैर कानूनी था? ऐसे नहीं हो सकता, तमाम चीजें गैर कानूनी होगी। लेकिन जब उनको इतनी छोटी चीजें समझ नहीं आती तो मैं उस निजाम के बारे में आपको क्या कहूं। हम रोज जाके अदालतों में दाद रसी कराने की कोशिश करते हैं, शर्म आती है हमें, अफसोस होता है इस चीज का कि हमारे यहां पे कुल्लोहुम कॉम्प्रोमाइज्ड। इट इज अ कॉम्प्रोमाइज सिस्टम, वी हैव अ कॉम्प्रोमाइज डेमोक्रेसी, वी हैव कॉम्प्रोमाइज्ड पॉलिटिशियंस, and the only road ahead is that we have to break this vicious circle of compromised all stuff that we have। और फिर हमें यहाँ पर अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी कहना है कि हम मानते हैं कि आपसे धोखा हुआ जब कर्ज उतारो मुल्क सवारो स्कीम में आपके पैसे आए और ये खा गए। हम मानते हैं आपसे धोखा हुआ जब आपसे उन्होंने और मदद मांगी और बाहर जाकर, ये शर्म भी नहीं आती उसको, जो वो एक एक्टर है डुगडुगी वाला जो साबका वजीर आजम था, कि जी मैं जहां जाता हूं लोग मुझे देख के हंसते हैं कि मैं भीख मांगने आया हूं। भाई तुम्हारी शक्ल ही भीख मांगने वाली है। तुम तो जाते हो ये कि इसकी जेब से क्या निकालूंगा। भाई पाकिस्तान के लिए तुम कुछ नहीं लेके आए, ये सोच लो। पाकिस्तान की अवाम, अगर तुम कुछ लाए होते इस मुल्क के लिए, ये दिवालिये से बुरी हालत है हमारी, इस मुल्क के लिए कुछ लाए होते तो मुल्क के आवाम को सुकून मिलता, चैन मिलता, बिजली मिलती, यहाँ पर उनको रोजगार मिलती, वो अपने बिल गले में डाल के तो सड़कों पे रोते ना फिर रहे होते इस शदीद मौसम में। तो इस मुल्क के लिए माजरत से कोई कुछ नहीं लाया, जो लाया है अपने लिए लाया है, उनके घरों में पड़ा है। और मैं इसमें वार्न भी करता हूं कि डरो उस वक्त से जब ये अवाम खुद निकले, ये मेरी पाकिस्तान की गयूर अवाम, और तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हारे घरों के तहखानों में पड़े हुए डॉलर निकाले और अपने घरों में ले जाए। तो होश के नाखून ले लो, ये तजर्बे बंद कर दो इस मुल्क के साथ, ये तमाशा बंद कर दो इस मुल्क के साथ। और अदलिया से भी बड़े अदब से कहूंगा, हम अदालत में भी अदब से कहते हैं, यहाँ पे भी अदब से कहते हैं, हम तो आपकी मजेस्टी मानते हैं, जो नहीं मानते उनके सामने घुटने मत टेको, उनसे डरते हो। मैं एक दफा एक मैजिस्ट्रेट के पास पेश हुआ, मैजिस्ट्रेट साहब एक केस के अंदर वो उसको बार बार एडजर्न कर रहे थे, तो मैं चला गया, मेरा जूनियर जाता था पहले, मैं उस दिन जाके बैठ गया। मैजिस्ट्रेट साहब आए, तशरीफ रखी, कुर्सी पे बरजमान हुए, तिलावत फरमाई। तिलावत फरमाने के बाद उन्होंने केस कॉल किया, मैंने एक एप्लीकेशन दी, मेरा केस कॉल हो गया। मैंने कहा जनाब आज मैं केस करने नहीं आया, मैं आज जनाब की ज़ियारत करने आया हूं, मैं देखने आया हूं। और फिर मुझे खुशी हुई कि आपने तिलावत की, और अफसोस इस चीज का कि जो तिलावत हुई उससे तो तुम डरते नहीं, जिसका कलाम है। तुम छोटे छोटे इंसानों से डरते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हारे पास दो इख्तियार है ना, दो, एक तीसरा इख्तियार भी है। एक इख्तियार तुम इस्तेमाल कर रहे हो कि इसको रोज एडजर्न कर रहे हो, 20 दिन हो गए हैं। दूसरा इख्तियार मैं समझता हूं तुम्हारे पास नहीं है कि तुम इसको बेल दो। तीसरा है खारिज कर दो, मैं आगे चला जाऊं। लेकिन ये क्या तमाशा कि मेहराब भी होना है और आके तिलावत भी होनी है। और हमारी तमाम अदालतों में सुबह तिलावत होती है, मगर हम फिर भी उस तिलावत के बावजूद जब कलम उठाते हैं तो फिर हमें अपना जोम होता है, किसी को अपनी जात का जोम होता है, किसी को अपने इल्म का जोम होता है, कोई अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस पे चलता है। बदकिस्मती से कत्ल इंसाफ का होता है, कत्ल आईन का होता है, कत्ल कानून का होता है, और पिस्ता आम आदमी है। साहब मुझे ये बता दें, कभी जज साहब छुट्टी पर चले जाते हैं, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी वकील बीमार हो जाते हैं, आखिर चल क्या रहा है? देखें, बीमार ये पहले ही हैं, हो नहीं जाते। जो बीमारी इनके दिलों में, अल्लाह कहता है कि मैंने इनके दिलों में बीमारी पैदा कर दी है, इनके दिलों में बीमारी है, इनके दिलों में बीमारी, वो बुत है जो इन्होंने बनाए हुए हैं। ये बीमारी वो नहीं है, ये तो पहले से जिस दिन जज बनते हैं बीमार, ये लिखते ही हैं कि हमें जज लगा दो, हम बीमार हैं, हम अपना इलाज नहीं करा सकते। इनकी तो यही होता है कि हमारा काम नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता। मैं कई नौजवान आते हैं, उनको पूछता हूं भाई एग्जाम क्यों दोगे, वो जी चेक लग जाएगा। अगर इंसाफ करने के लिए आएंगे तो इंसाफ करेंगे ना, अगर चेक लेने के लिए आए हैं तो फिर चेक लेंगे।
अच्छा, जस्टिस शौकत सदीकी जो थे वो बेचारे बार के अंदर खड़े होकर उन्होंने तकरीर की थी, तब जो है वो उनके जो है कोई साथ नहीं दिया गया, उनके खिलाफ आखिर रेफरेंस बनाया गया और फिर वो बेचारे और उनका केस पेंडिंग है, हाँ जी, आज भी पेंडिंग है। तो फिर वकला क्यों नहीं इकट्ठे हुए तब? देखें, बात ये नहीं है, बात ये है कि वकला इकट्ठे हुए थे, हमें काली भेड़े हैं, हमें वो काली भेड़े हैं जो आज भी कोशिश कर रहे हैं कि चंद टकों के लिए इस अपनी जो मां हम जिसको कहते हैं बार को बेच दें। हम नहीं बेचने देंगे, हम ललकार के कहते हैं नहीं बेचने देंगे। वही चेहरे हैं जो इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट में सदर होके हाई कोर्ट बार के जज बन गए थे। दूसरे दिन एक दिन तहरीक में माइक पकड़ा हुआ था और उसके खिलाफ तकरीरें कर रहे थे और फिर जाके उसकी बैत कर ली। इसी तरह ये जाके अब जो इन्होंने किया है रोल एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल ने, शर्मनाक बात है। इनको शर्म आनी चाहिए, इनके चेहरे बेनक। अब भी ये यही कोशिश कर रहे हैं, अब भी कहते भज के रलना, अब ये भज के रल रहे हैं क्योंकि उनको एक पॉपुलर सेंटिमेंट नजर आ रहा है। गरीब आदमी मर जाएगा, कहां जाएगा? इंडिया चला जाए वो, जहां आपकी सुजुकी छोटी कार 5 लाख की है और आप यहाँ 32 लाख की बेच रहे हैं। कहां जाए वो? नेपाल चला जाए वो इंडोनेशिया चला जाए, वो अफगानिस्तान चला जाए, कहां जाए? अच्छा खोसा साहब, ये बता दें तहरीक का आगाज हो चुका है, जैसा कि खोसा साहब ने भी ऐलान किया था और आज आप ही यहाँ वकला एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आगे क्या होगा? आगे एक तूफान आएगा और उस तूफान के सामने ये बह जाएंगे तिनकों की तरह। ये पहले भी बह गए थे, ये इसी जोम में थे कि रोक लेंगे। और मैं आपको तारीखी जुमला बताता हूं, जिस दिन हम निकले हाई कोर्ट से इफ्तिखार चौधरी की तारीख के लिए, तो तहरीक के लिए, तो सबसे आगे मैं था, सरदार साहब थे। जब वो हमें रोक रहे थे तो मैंने उनसे पुलिस वालों से कहा कि तुमने 47 में भी हमें रोका था, तुम नहीं रोक सके थे। उसने कहा ये 47 नहीं है। मैंने कहा तुम्हारा जबर वही है, तुम्हारा जुल्म वही है, आज भी तुम उन्हीं आकाओं के पाबंद हो। और हम लड़े थे, हमने लाठियां खाई थी, हम पाबंद सलासल हुए थे। हमारे वकील कराची में जलाए गए थे, आज तक इंसाफ नहीं मिला। हमारे वकील साहिवाल में जलाए गए थे, आज तक इंसाफ नहीं मिला। हमारे बख्तरबंद गाड़ियां हाई कोर्टों के अंदर घुसी थी, आज तक इंसाफ नहीं मिला। हमारे वकीलों को शहीद किया गया कोयटा में, वो हर बार के एक ऐसा सानिया था कि पाकिस्तान की हर बार अशक बार होती है उस दिन। तो ये हम फिर भी हौसला बुलंद करके चल रहे हैं। खुरम खोसा कोई चीज नहीं है, ये काला कोट है, ये अल्लाह ताला की सिफात में से एक सिफत है अल वकील। तो आओ हम देखते हैं कि तुम अल वकील हमारी अल्लाह ताला की अता की हुई सिफत और ताकत को, हमारे कलम को, हमारे जज्बे को, हमारे हौसले को, हमारे दलाइल को और हमारा पाकिस्तान का केस प्लीड करने को कैसे रोकते हो। बहुत शुक्रिया सर।